हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता पर। जैसे कि आप सभी को पता है, पीईटी एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो अब आप लोगों ने अपनी तैयारी को और भी तेज़ कर दिया होगा। तो आपकी इस तैयारी को बेहतर करने के लिए आज की ये क्लास हमारी होने वाली है भारतीय इतिहास की, जिसमें कि आपको लगभग 200 यानी कि 200 वन लाइनर से संपूर्ण भारतीय इतिहास कवर कराया जाएगा। तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, आपने इससे पहले जहाँ से भी तैयारी की है बहुत अच्छी बात है, लेकिन परीक्षा से पहले इस क्लास को लेना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपकी परीक्षा में इतिहास से आने वाले 10 प्रश्नों में से 10 या फिर 8 प्रश्न तक सीधे सीधे इसी क्लास से आ जाएं। तो आपके लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस क्लास को देखना है, और उसके बाद में जब हम इस क्लास की पीडीएफ देंगे तो आप लोग अपनी परीक्षा में जाने से पहले एक बार इस पीडीएफ से रिवीजन भी कर लेंगे। तो हमने ये सिर्फ इतिहास की नहीं, जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में 50 मार्क्स की आने वाली है, तो उन सभी सब्जेक्ट की हम ऐसे ही क्लास देने वाले हैं। जिसमें कि हमने सबसे पहले इकोनॉमिक्स की क्लास जारी कर दी है। आपको कल इकोनॉमिक्स की क्लास करवाई जा चुकी है, और आज की ये क्लास हमारी भारतीय इतिहास से संबंधित होने वाली है। तो इसमें आपके पूरे भारतीय इतिहास को कवर कराया जाएगा, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो यदि आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। तो कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। और पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तो इसका आकार त्रिभुजाकार था। तो ये आपको याद रखना है। हड़प्पावासी लोग किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो सबसे पहले कपास का उत्पादन कहाँ हुआ? हड़प्पा काल में हुआ। तो हड़प्पावासी सर्वप्रथम किसके उत्पादन में प्रथम थे? तो ये कपास के उत्पादन में प्रथम थे। बात करते हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल स्नानागार और अन्नागार कहाँ से मिला है? तो विशाल जो स्नानागार और अन्नागार मिला है, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। और मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? तो इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आपसे पूछा जाए तो आपको आलमगीर लगाना है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये यूपी के मेरठ में स्थित है आलमगीर। आगे देखते हैं। बात करते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। और इनकी खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी? तो हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी, ये आपको याद रखना है, दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में की गई। बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से प्राप्त हुए। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह था लोथल, जो कि वर्तमान गुजरात में स्थित है। हड़प्पा के खंडहर किस नदी पर मिले? तो ये भी पूछ लेता है कि हड़प्पा के खंडहर किस नदी के किनारे मिले? तो ये रावी नदी के तट पर मिले हड़प्पा के खंडहर। बात करते हैं रोपड़ के खंडहर, तो सतलज नदी के तट पर, कालीबंगन के घग्गर नदी के तट पर। और मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो ये सिंधु नदी के तट पर। आगे देखते हैं हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। तो ये धौलावीरा था, जो 3 भागों में विभाजित था। बात करते हैं इन प्रश्नों की। तो ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए गए हैं, और ये सबसे ज़्यादा यूपीएससी के प्रश्न ही इस क्लास में आपको कराए जा रहे हैं। तो ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये सिर्फ पैट की परीक्षा के लिए नहीं, यूपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। बात करते हैं जैन धर्म की स्थापना एवं प्रथम तीर्थकार। तो जैन धर्म की स्थापना किसने की और इसके प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ये ऋषभदेव जी थे। इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की, और ये प्रथम तीर्थकर भी थे। बात करते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हुए? तो ये महावीर स्वामी जी हुए। जैन धर्म में 3 रत्न, जिसको त्रिरत्न कहते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। तो ये पूछ लेगा निर्वाण का मार्ग किसको कहते हैं जैन धर्म में? तो ये त्रिरत्न को कहते हैं। तो वे क्या हैं? तो ये त्रिरत्न क्या हैं? तो ये हैं सही विश्वास,
सही ज्ञान और सही व्यवहार, इनको निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध एवं महावीर स्वामी दोनों ने उपदेश दिए थे, तो दोनों ने किसके शासन में उपदेश दिए? तो इन्होंने बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का शासक था इसके शासन में दिए। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। बात करते हैं सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। वैदिक काल का प्रमुख देवता, तो वैदिक काल के प्रमुख देवता पूछ लिए जाएंगे तो ये इंद्र हैं। और बात करते हैं योग दर्शन के संपादक कौन है? तो योग दर्शन के संपादक पूछे जाएंगे तो ये पतंजलि जी हैं। आगे देखते हैं। बात करते हैं महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया और इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? तो महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछ लिया जाएगा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। और इनकी मृत्यु को क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में? तो इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? तो ये पूछा गया प्रश्न है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? तो ये अश्वघोष ने की है। बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है, तो बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। तो पुराण कितने? 18 पुराण हैं। नवीनतम वेद पूछा जाएगा तो नवीनतम वेद अथर्ववेद है और प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। बात करते हैं त्रिपिटक। तो ये त्रिपिटक क्या है? तो ये बुद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक व अभिधम पिटक। तो ये आपको याद रखने हैं। कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो ये यजुर्वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र दिया गया है वो किस देवता के लिए है? तो ये सावित्री यानी कि सूर्य देवता के लिए है। बात करते हैं सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सबसे पुराना पुराण पूछा जाए तो सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। बात करते हैं बौद्ध संगीत की तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रथम बौद्ध संगीति ये राजगृह में हुई, किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। तो ये पूछ लेगा। सेकंड वैशाली में कालाशोक के समय हुई। और तीसरी बौद्ध संगीत की पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में हुई। और चौथी और अंतिम बौद्ध संगीत की कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुई। तो कुल 4 बौद्ध संगीत हुई। तो ये कहाँ कहाँ हुई? ये दी हुई है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो ये मेगास्थनीज कौन था? तो ये सेल्यूकस का राजदूत था। तो ये किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था और इसकी पुस्तक थी इंडिका। तो ये आपको याद रखना है। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक है। बात करते हैं चाणक्य की पुस्तक के बारे में। तो चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम था? तो इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र और ये राजनीति से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हुई और इन्होंने सल्लेखना प्रथा से अपना शरीर त्यागा था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था। बात करते हैं अमित्रघात के नाम से किसको जाना जाता है? तो अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। सम्राट अशोक के अन्य नाम और उपाधियां क्या हैं? तो इनके अन्य नाम देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी और अशोकवर्धन। तो पुराणों में इनको अशोकवर्धन कहा गया है। तो देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी और अशोकवर्धन ये किसके नाम है? तो ये सम्राट अशोक के नाम है। बात करते हैं अशोक के कलिंग युद्ध की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये अशोक के 13वें अभिलेख से प्राप्त होती है जो कि अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख भी है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछ लेगा परीक्षा में। अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? तो ये 13वां अभिलेख है। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। तो ये भी आपको याद रखना है, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी।
किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो ये भाब्रू स्तंभ है जो कि राजस्थान में स्थित है। इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसको श्रीलंका भेजा? तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। किस लिए भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। बात करते हैं सारनाथ स्तंभ, जिसमें सिंह चतुर्मुख स्थित है। तो ये कहाँ है? सारनाथ स्तंभ सिंह चतुर्मुख का निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया, जो कि सारनाथ में है। बात करते हैं अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी? तो कलिंग की राजधानी क्या थी अशोक के आक्रमण के दौरान? तो इसकी राजधानी थी तोशली। तो ये भी आपको याद रखना है। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इनको एक बार परीक्षा से पहले अवश्य देख कर जाएं। बात करते हैं बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो बृहद सांची स्तूप मौर्य काल से संबंधित है और इसका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो ये गुप्त काल को कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल रहा है। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक? तो ये समुद्रगुप्त हैं, परम भागवत उपाधि धारण करने वाले, और इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और इनकी उपाधि यानी कि समुद्रगुप्त की उपाधि, तो इनकी उपाधि अश्वमेधकर्ता। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो ये हरिसेन थे। ये कौन थे? ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। बात करते हैं चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में भारत आया? तो ये चंद्रगुप्त सेकंड। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में भारत आया। और चंद्रगुप्त सेकंड की उपाधि की बात की जाए तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। बात करते हैं कालिदास, धन्वंतरी, छपर्णक, बारहमिहिर, बररुचि, ये जो नवरत्न थे ये किसके दरबार में थे? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। मेघदूत, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, ये किसकी रचना है? तो ये कालिदास जी की रचना है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो ये विशाख दत्त जी की रचना है। हर्षचरित और कादम्बरी पूछी जाए तो ये बाणभट्ट जी की रचना है। बात करते हैं विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व में हुआ और ये राजा विक्रमादित्य ने इसका प्रारंभ किया। तो ये पूछा गया प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। ह्वेनसांग जिसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है किसके दरबार में भारत आया? तो ये हर्षवर्धन के दरबार में आया। और हर्षवर्धन जो था ये कन्नौज से पूर्व थानेश्वर का शासक था। तो ये भी आपको याद रखना है कि कन्नौज पर शासन करने से पहले ये कहाँ का शासक था? तो ये थानेश्वर का शासक था। बात करते हैं हर्षवर्धन द्वारा चलाए गए सिक्कों पर शिव पार्वती का चित्र था। और पूछा जाए अकबर के सिक्कों पर किसका चित्र था? तो राम और सीता जी का चित्र था। और वहीं मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर लक्ष्मी जी का चित्र था। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज़ को अपने नियंत्रण में लिया, यानी कि 5 भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया, जो कि पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे। तो ये आपको याद रखना है, पूछ लेगा कौन सा है कौन सा नहीं था। हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? तो बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन हर्षवर्धन ने प्रयाग में किया और इसके सेकंड सम्मेलन में ह्वेनसांग ने भाग लिया था। बात करते हैं कुंभ मेले का श्रेय किसको जाता है? तो कुंभ मेले का श्रेय हर्षवर्धन को जाता है और हर्षवर्धन की उपाधि थी परम महेश्वर। तो ये भी आपको याद रखना है। तराइन के युद्ध की बात की जाए तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज थर्ड की विजयी होती है। और वहीं जो तराइन का सेकंड युद्ध था, सेकंड युद्ध जो कि इन्हीं दोनों के मध्य हुआ, कब हुआ? 1192 में। ये भी आपको याद रखना है, 1192 में हुआ और इसमें मोहम्मद गौरी की विजय होती है। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। और पाल वंश का संस्थापक पूछा जाए तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। किस वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे?
तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सिसोदिया वंश के शासक अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे। किस वंश के सल्तनत काल के वंशों का क्रम क्या है? तो ये क्रम आपको अच्छे से याद रखना है। ये क्रम भी आपको याद रखना है और कब से कब तक शासन था ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो बात करते हैं सबसे पहले गुलाम वंश, जिसका शासन 1206 से 1290 तक रहा। उसके बाद में आया खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। फिर तुगलक वंश आया 1320 से 1414 तक। फिर आता है सैयद वंश 1414 से 1451 तक। फिर आता है लास्ट में लोदी वंश। तो अंतिम वंश सल्तनत काल का कौन सा था? लोदी वंश, जो कि 1451 से 1526 तक रहा। तो ये आपको क्रम याद रखना है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और फिर लोदी वंश। अब बात करते हैं लाहौर नहीं होगा ये, लौह। तो लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई और चालीसा दल को किसने समाप्त किया? तो बात करते हैं बलबन ने। तो बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई और चालीसा दल को समाप्त किया। अब परीक्षा में पूछ लेगा चालीसा दल का गठन किसने किया था? तो ये इल्तुतमिश ने किया था। यह भी आपको याद रखना है, इल्तुतमिश ने। आगे देखते हैं, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन की अवधि क्या थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर 1316 तक शासन किया। खिज्र खान, जिसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी, किस वंश का संस्थापक था? तो ये सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खान। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं तोताए हिंद कहा जाता है, किसके दरबारी कवि थे? तो आपको ये याद रखना है, कव्वाली का पिता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। और तोताए हिंद किसको कहा जाता है? तो ये भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। बात करते हैं भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा? सिकंदर लोदी का, तो इसका शासनकाल 1489 से लेकर 1517 तक रहा। और इसने आगरा शहर की स्थापना की। तो पूछ लेगा आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो ये सिकंदर लोदी ने की। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। और इस पर अलाई दरवाज़ा पर क्या है? कुरान की आयतों को लिखा गया है। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इसके निर्माण में किन राजाओं ने योगदान दिया? तो किन शासकों ने दिया? तो सबसे पहले इसका निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसको पूर्ण कराया इल्तुतमिश ने, और उसके बाद में फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इसके निर्माण में योगदान दिया। तारीख़ फ़िरोज़ शाही के लेखक कौन है? तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखी गई है। गुलाम वंश का संस्थापक की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक है गुलाम वंश का संस्थापक, और इसने 1206 से 1210 तक शासन किया। किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी कि आधुनिक पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई। और इसको लाख वक्स कहा जाता है। तो लाख वक्स क्यों कहा जाता है? लाखों का दान करता था, इसलिए इसको लाख वक्स कहा जाता है। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो ये बदायूं का गवर्नर था। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो इल्तुतमिश ने की। प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन है? तो रजिया सुल्तान है। सिजदा और पैबोस प्रथा किसने शुरू की? तो ये गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की। सिजदा क्या होता था और पैबोस क्या होता था? तो पैबोस है कि राजा के कदमों को चूमना, और सिजदा राजा के आगे सर झुकाना। फ़ारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत किसने की? तो फ़ारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत बलबन ने की। सेना को नगद वेतन देना एवं स्थायी सेना की शुरुआत किसने की? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने की, और इसका शासनकाल 1296 से लेकर 1316 या 17 तक रहा। हज़ार दीनारी किसे कहते हैं? तो मलिक काफूर को हज़ार दीनारी कहते हैं, क्योंकि इसको 1000 दीनार में ख़रीदा था अलाउद्दीन ने। दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की? तो दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की।
नहरों का निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान? तो ये गयासुद्दीन तुगलक था, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक भी है। स्वप्नशील, रक्त पिपासु, विद्वान मूर्ख किसे कहते हैं? तो स्वप्नशील, रक्त पिपासु और विद्वान मूर्ख ये मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की। तो ये विजयनगर की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में की गई। खिजराबाद, जो कि टोपरा गांव में स्थित है, एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ दिल्ली में स्थापित करवाए। तो ये अशोक के 2 स्तंभ किसने दिल्ली में स्थापित कराए? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाए। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा की बात की जाए तो इसकी आत्मकथा का नाम है फतुहात-ए-फिरोज शाही। जौनपुर की स्थापना किसने की? तो ये फिरोज शाह ने करवाई और अपने भाई जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की याद में करवाई। लोधी वंश का संस्थापक पूछा जाए तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। दिल्ली पर शासन करने वाला ये प्रथम अफगान वंश था, लोधी वंश। बात करते हैं गुलरमुखी शीर्षक से कविताएं कौन लिखता था? तो ये सिकंदर लोधी लिखता था। सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन था? तो सल्तनत काल का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। इसके बाद आता है मुगल वंश। तो बात करते हैं मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, जिसने इब्राहिम लोधी को पराजित करके मुगल वंश की नींव रखी, जिसका शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक रहा। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? तो ये बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ। कब हुआ? 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में। तो इसी युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? तो ये शाह आलम द्वितीय जिसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो प्रारंभ में अकबर का संरक्षक बैरम खां था। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के बाद उसके बेटे अकबर को कहां पर मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो जब हुमायूं की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसके बेटे अकबर को मुगल सिंहासन पर बैठाया जाता है। तो ये कलानौर में बैठाया गया था। किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला रुपया मुद्रित हुआ? तो ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला रुपया चलाया गया था। थॉमस रो मुगल सम्राट। थॉमस रो कौन था? मुगल सम्राट। और ये जहांगीर से किस किले में मिला था? तो ये अजमेर के किले में जहांगीर से मिला था। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? तो भूमि मापांकन की व्यवस्था किसने प्रारंभ की? तो ये शेरशाह सूरी ने प्रारंभ की। अकबर की धार्मिक नीतियों की आलोचना किसने की? तो अकबर की धार्मिक नीतियों की आलोचना बदायूं ने की। कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो अकबर जो था ये पहला मुगल सम्राट था जो अनपढ़ था। तो मुगल सम्राट कौन सा अनपढ़ था? अकबर। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। तो अब बात करते हैं किस मुगल शासक ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? तो किससे समझौता किया? महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से। तो मुगल शासक जहांगीर ने ये समझौता किया था। अब बात करते हैं अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया? अकबर ने। तो अपने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। अब बात करते हैं दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ किस ऐतिहासिक परिसर में खड़ा है? तो जो दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ है ये कहाँ है? तो ये कुतुब मीनार की परिसर में खड़ा है। बात करते हैं प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो ये हुमायूं के सहयोगी थे। कौन? मीर सैयद अली। कौन थे? ये चित्रकार थे। अब बात करते हैं पंचमहल जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है और आगरे के किले का निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण कराया अकबर ने। पंचमहल और आगरा का किला किसने बनवाया? अकबर ने।
किस मुग़ल शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो किसकी मृत्यु हो गई थी सीढ़ियों से गिरकर? पुस्तकालय की, हुमायूं की। बात करते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये बिहार राज्य के सासाराम में स्थित है। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका नाम है, तो बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका नाम है बाबरनामा। बाबरनामा। अब बात करते हैं भारत में जहांगीर का शासनकाल। तो आपको ये शासनकाल भी याद रखने हैं। तो भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या रहा? 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु कहाँ हुई? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफ़र। और इसकी मृत्यु कहाँ हुई? तो इसकी मृत्यु हुई रंगून में, अंग्रेज़ों की कैद में था जब। पहला कठपुतली सम्राट कौन था? तो पहला कठपुतली सम्राट कौन था? तो ये जहांदर शाह था। कठपुतली सम्राट मतलब इसका शासन किसी और के द्वारा चलाया जाना, अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा चलाया जा रहा था। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो विश्व प्रसिद्ध जो मोर सिंहासन है, इसका निर्माण और इसकी लाल किले में स्थापना शाहजहां द्वारा की गई। अब बात करते हैं अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि। तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। और अकबर के दरबार में नवरत्न। तो नवरत्न किसके दरबार में थे? एक तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में और दूसरे अकबर के दरबार में। तो अकबर के दरबार में नवरत्न में कौन कौन था? बीरबल, अब्बुल फजल, फैजी, टोडरमल, तानसेन, भगवान दास, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना और मुल्ला दो प्याजा। तो ये किसके दरबार में थे? ये अकबर के दरबार में थे। बात करते हैं शाहजहां का पुत्र कौन था? तो शाहजहां का पुत्र औरंगजेब था। और जो औरंगजेब था ये शराब को छूता तक नहीं था। तो पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा मुगल शासक शराब को नहीं छूता था? तो औरंगजेब। आईने अकबरी किसने लिखी? तो आईने अकबरी का लेखक कौन है? अब्बुल फजल। हुमायूं नामा के लेखक? तो हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई? तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। अकबरनामा, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? अब्बुल फजल। तो आईने अकबरी और अकबरनामा किसने लिखी है? अब्बुल फजल ने। किसके शासनकाल में मुगलों और मराठाओं के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो मुगल और मराठाओं के बीच युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ हुए? तो ये औरंगजेब के। किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर किए थे? तो कौन मुगल सेना नायक सेनापति था? तो वो था जय सिंह। अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? तो जो ये अष्टप्रधान थे ये शिवाजी के दरबार में रहते थे, शिवाजी के दरबार में। और अष्टप्रधान में कौन कौन सा पद आता था? पेशवा का, अमात्य, बाकिया, नवीस, सुमंत, सचिव, पंडितराव, सर ए नौबत और न्यायाधीश। तो ये अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? शिवाजी के दरबार में। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय मराठा का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ताराबाई। और इनको औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी। तो पूछ लेगा परीक्षा में, औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि किसको दी थी? ताराबाई को। सूर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो सूर्य साम्राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी ने की। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण, तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने। और इसने 178 ग्रेन, तो ये आपको याद रखना है, 178 ग्रेन का जो चलाया उसको चांदी का रुपया कहा गया और 380 ग्रेन का जो चलाया गया उसको तांबे का दाम कहा गया। तो ये किसने चलवाए? शेरशाह सूरी ने। अब बात करते हैं जो अकबर था ये किस उपाधि से गद्दी पर बैठा, यानी कि इसने किस उपाधि से शासन किया? तो इसने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी, तो इसने ये उपाधि धारण की थी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया कब? 1562 में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दास प्रथा का अंत किया अकबर ने कब किया? 1562 में। तीर्थ कर समाप्त किया 1563 में और जजिया कर को समाप्त किया 1564 में। तो ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा किए गए? अकबर के द्वारा। अब बात करते हैं दीन ए इलाही की स्थापना
किसने की? अकबर ने। कब की? 1582 में। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत, तो कौन से सूफी संत थे? शेख सलीम चिश्ती। किसके दरबार में थे ये? अकबर के। न्याय की जंजीर के लिए किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? जहांगीर ने। तो ये न्याय की जंजीर का क्या काम होता था? जिसको भी न्याय की गुहार लगानी होती थी वो इस जंजीर को बजा देता था, जिससे कि जहांगीर को पता चल जाता था। जहांगीर की आत्मकथा, तो जहांगीर की आत्मकथा कौन सी है? तुझके जहांगीरी, और ये फारसी भाषा में लिखी है। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को फांसी पर लटका दिया? तो किस गुरु को सिखों के फांसी की सजा दी गई? तो ये 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव जी। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग, तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। सम्राट अशोक के कौशाम्बी अभिलेख, जो कि वर्तमान में प्रयाग में है, किसका लेख उत्कीर्ण है? तो इस पर समुद्रगुप्त और जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के शासनकाल में आने वाला प्रथम अंग्रेज, तो जहांगीर के शासनकाल में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, शाहजहां के काल को। चित्रकला का स्वर्ण युग, जहांगीर के काल को। और स्थापत्य कला का शाहजहां के काल को, ये याद रखना है। और शाहजहां का काल क्या रहा है? 1627 से 1657 ईस्वी तक। अब बात करते हैं आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने करवाया। शाहजहां द्वारा करवाया गया निर्माण कार्य, तो शाहजहां ने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए? इसने आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद और आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कराया। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है क्या? जिंदा पीर। और इसका शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक रहा है। किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति रहे? तो किसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी के गुरु का क्या नाम है? तो इनके प्रथम गुरु थे कोंडदेव। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा, तो ये कौन था? पेशवा बाजीराव प्रथम। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा। बात करते हैं किस राजपूत वंश ने अंग्रेजों के सामने समर्पण नहीं किया? तो अंग्रेजों के सामने किसने समर्पण नहीं किया? तो सिसोदिया वंश ने। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो इनका राज्याभिषेक हुआ रायगढ़ में। भारत में विदेशियों के आगमन का क्रम, तो कौन कौन से विदेशी किस क्रम में आए, ये भी परीक्षा में पूछ लेता है। तो इनका क्रम था, सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद में डच आए, फिर अंग्रेज आए और सबसे अंत में आए फ्रांसीसी। सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली थे, ये भी परीक्षा में पूछ सकता है। यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो ये वास्को डी गामा ने की। कब की? 1498 ईस्वी में। ब्लैक होल की घटना किसके समय घटित हुई? तो ब्लैक होल की घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। और कब? 1756। इसमें क्या था कि एक ब्लैक होल यानी कि काली कोठरी में अंग्रेजों को बंद कर दिया था सिराजुद्दौला ने, जिसके वजह से क्या होता है 146 अंग्रेजों की मृत्यु हो जाती है। सती प्रथा का अंत किसने किया? तो सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक ने। किसने? विलियम बेंटिक ने, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। तो सती प्रथा के अंत के लिए प्रयास किसने किए थे? राजा राम मोहन राय जी ने। और इसका अंत किसने किया? विलियम बेंटिक ने। कब? 1829 में। किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश राज्य का प्रभुत्व प्रारंभ हुआ? तो किस युद्ध के कारण भारत में ब्रिटिश राज्य का उदय हुआ? तो ये 1757 का प्लासी का युद्ध। और ये किसके मध्य हुआ? तो ये सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुआ था। अब बात करते हैं बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो ये 1764 में हुआ। और ये किसके मध्य हुआ? तो ये शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ। इसके बाद में क्या होता है कि जो शाह आलम था इसको 26 लाख, ये भी आपको याद रखना, पूछ लेगा परीक्षा में, 26 लाख वार्षिक पेंशन दे करके अंग्रेज़ों के अधीन कर लिया था। 1857 का विद्रोह, तो 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ हुआ? मेरठ।
फिर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी। अब बात करते हैं क्रांति के समय, यानी कि जो 1857 की क्रांति थी, इस समय वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग वायसराय था और ये भारत का पहला वायसराय भी है। तो ये भी याद रखना है, भारत का पहला वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। और अब बात करते हैं 1857 क्रांति की कुछ नेतृत्वकर्ता की। तो कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? नाना साहब ने। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जी ने। बिहार में कुंवर सिंह ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल जी ने और बरेली में खान बहादुर खां जी ने। अब बात करते हैं भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो 1854 का जो वुड डिस्पैच है, इसको ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि डलहौजी के समय आया। भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सांप्रदायिकता का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ संधि की श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात करते हैं कुछ प्रमुख उपाधियों की। तो अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि किसको दी? तो राजा राममोहन राय को। महात्मा गांधी ने देश रत्न व अजातशत्रु की उपाधि दी किसको? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी की उपाधि दी। महात्मा की उपाधि किसको दी? महात्मा गांधी जी को। तो ये भी याद रखना है किसने किसको उपाधि दी। हिटलर ने नेताजी की उपाधि दी सुभाष चंद्र बोस जी को। बरदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी किसको? सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। गांधी जी को मलंग बाबा किसने कहा? तो मलंग बाबा का खान अब्दुल गफ्फार खान। और ये कौन थे? ये सीमांत गांधी हैं और इनका एक आंदोलन से नाम जुड़ा हुआ है जिसको कहते हैं आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन। तो ये भी आपको याद रखना है, लाल कुर्ती आंदोलन। अब बात करते हैं हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम जी को कहा जाता है। और गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा है चर्चिल ने। बात करते हैं भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर किंग स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। और इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और इन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। बात करते हैं आधुनिक भारत का जन्मदाता। तो आधुनिक भारत का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो ये राजा राममोहन राय जी को। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। भारत में दास प्रथा कब अवैध हुई? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये 1843 में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। किसके समय में? एलन वेरो के समय में। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन कब होता है? 1905 में। तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है और 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली? किस एक्ट से? तो जो इंग्लिश मिशनरियाँ, इंग्लिश कंपनियाँ थीं, इनको भारत में कार्य करने की अनुमति मिलती है 1813 के चार्टर एक्ट से। कांग्रेस की स्थापना की बात की जाए तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय A.O. ह्यूम द्वारा की गई। तो ये भी याद रखना है कब होती है? 1885 में। किसके समय में? लॉर्ड डफरिन के समय में और A.O. ह्यूम द्वारा। हिंदू मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचक मंडल की स्थापना कब होती है? तो ये मार्ले मिंटो सुधार, ये मार्ले मिंटो सुधार आता है 1909 में, जिसके द्वारा क्या होती है? हिंदू और मुसलमानों के लिए, हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचक मंडल की स्थापना की जाती है। बंगाल में द्वैध, तो ये भी आपको याद रखना है, द्वैध। द्वैध शासन का जनक कौन है? तो बंगाल में द्वैध शासन का जनक है रॉबर्ट क्लाइव। भारत में स्थायी बंदोबस्त का जन्मदाता कौन है? तो स्थायी बंदोबस्त का जन्मदाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। भारत में पहली रेल कब चली? तो पहली रेलगाड़ी भारत में 1853 में चली। और कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये बॉम्बे, जो कि मुंबई से ठाणे के मध्य लगभग 34 से 35 किलोमीटर तक चली। और किसके समय में चली? लॉर्ड डलहौजी के समय में। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष, जो कि सन्यासी विद्रोह है,
और इसका उल्लेख आनंद मठ में किया गया है। और ये आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई और कब की गई? 1897 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की और पहले ये क्या था? एंग्लो मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसके बाद में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किया गया। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसको कहा गया? तो भारत में स्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में पहली जनगणना, तो भारत में पहली जनगणना होती है 1872 में। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। तो ये थी पहली जनगणना। लेकिन यदि पहली नियमित जनगणना की बात की जाए तो ये 1881 में होती है, लॉर्ड रिपन के समय में। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यदि भारत में पहली जनगणना की बात की जाए तो 1872 लगाना है और पहली नियमित जनगणना की बात की जाए तो 1881। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे? तो ये डेट आपको याद रखनी है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए और इन्होंने आकर जो आंदोलन किए वो भी आपको याद रखने हैं। इन्होंने सबसे पहले चंपारण बिहार में सत्याग्रह किया। कब किया? 1917 में। तो ये गांधी जी द्वारा 1917 में नील कृषकों यानी नील किसानों के लिए किया गया आंदोलन था चंपारण बिहार में। और इसी के विरोध में इसी के बाद क्या होता है? अंग्रेज़ों को 3 कठिया, ये भी आपको याद रखना है, 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था। किसको? अंग्रेज़ों को। अब बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह। तो ये 1918 में किया गया किसानों के लिए गांधी जी ने। बात करते हैं अहमदाबाद का जो मिल आंदोलन था, ये कब होता है? तो ये 1918 में गांधी जी द्वारा किया जाता है और इसी आंदोलन में पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल की। तो पूछ लेगा पहली बार भूख हड़ताल कब की? तो अहमदाबाद मिल आंदोलन में। अब बात करते हैं लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी जी ने की और इनको यानी कि दादा भाई नौरोजी जी को क्या कहा जाता है? तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब बात करते हैं कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्ष के बारे में। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात की जाए तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम यूरोपीय की बात की जाए यानी कि प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष तो ये थे जॉर्ज यूले। अब बात करते हैं धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। तो धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया दादा भाई नौरोजी ने। किस अधिवेशन में कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गया? तो ये कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जिसमें जो कांग्रेस के दल होते हैं वो 2 दल में विभाजित हो जाते हैं। किसमें? नरम दल और गर्म दल में। तो ये कब होता है? 1907 के सूरत अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस जी। तो ये भी आपको याद रखना है। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? तो 1911 में दिल्ली के भव्य दरबार का आयोजन होता है। 1911 में किसके द्वारा होता है? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। और इसी दरबार में आयोजन के बाद क्या होता है कि दिल्ली को 1912 में राजधानी घोषित किया जाता है यानी कि राजधानी बनाया जाता है। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में, ये भी याद रखना है। और इसी आयोजन में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे सोहन सिंह भक्खान जी। तो ये भी आपको याद रखना है। कांग्रेस के जो 2 दल में विभाजित हुआ था, गर्म दल और नरम दल, तो इनमें एकता कब हो गई? तो इनमें एकता होती है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसको लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। लखनऊ समझौता, ये भी आपको याद रखना है। समझौता 1916 में। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका मजमूदार जी ने। अब बात करते हैं होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा चलाए गए? तो ये होम रूल लीग आंदोलन चलाए गए 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी एवं एनी बेसेंट द्वारा। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट कब पास होता है? तो ये 19 मार्च 1919 को पास होता है
किसके समय में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। और इसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो ये 13 अप्रैल 1919 को होता है और इस हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसरे हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी सर या नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। खिलाफत आंदोलन 1919, तो ये किसके द्वारा चलाया गया? तो ये अली बंधुओं यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा चलाया गया। असहयोग आंदोलन, तो गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और 5 फरवरी 1922 को, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? गांधी जी ने। कब? 1 अगस्त 1920 को। लेकिन बाद में क्या होता है कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पर चौरी चौरा नामक कांड हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि एक चौकी में असहयोग आंदोलनकारियों ने एक चौकी में आग लगा देते हैं, जिससे कई पुलिसकर्मी मर जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि गांधी जी इसके बाद जो असहयोग आंदोलन होता है उसको स्थगित कर देते हैं। तो 5 फरवरी 1922 को हुआ गोरखपुर में चौरी चौरा कांड होने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो ये भी पूछ लेगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? तो ये लिया था किसके लिए? चौरी चौरा कांड की वजह से। स्वराज पार्टी की स्थापना, तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है और कौन करता है? देशबंधु, इनको देशबंधु बोला जाता है। कौन? चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, ये महत्वपूर्ण अधिवेशन है, 1924 में होता है, जिसमें कि गांधी जी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। बात करते हैं काकोरी हत्याकांड की। तो काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन को लूटा जाता है, जिसमें कि अंग्रेज़ों का खजाना होता है। अब बात करते हैं साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया और इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। तो ये क्या था कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य ना होने के कारण इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा गया और इसके विरोध में तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। जिसके बाद क्या होता है कि इसके विरोध में जो लाला लाजपत राय जी थे, ये भी आपको याद रखना है, लाला लाजपत राय जी को इसके विरोध में लाठी लग जाती है उनके सर पर, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं दांडी मार्च की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दांडी मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह, इसकी शुरुआत कब होती है? तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा, तो ये स्थान भी आपको याद रखना है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से शुरुआत की जाती है। किसकी? दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह की। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो कब नमक कानून तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 को। और इसके बाद कौन से आंदोलन की शुरुआत होती है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया? तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जो कि 7 सितंबर 1931 को हुआ और ये असफल रहा। अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो पूछ लेगा किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो किसने लिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। बात करते हैं पूना पैक्ट, जिसको पूना समझौता भी कहा जाता है। तो पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ? तो ये हुआ गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के मध्य। और ये किस विषय पर था? तो ये जो SC ST था उसके रिजर्वेशन के लिए, SC ST का रिजर्वेशन। अब बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने की। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। तो ये भी अच्छा प्रश्न है कि गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में, जिसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 को की गई। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये पैथिक लॉरेंस कर रहा था, जो कि कौन था? भारतीय सचिव। माउंटबेटन योजना, तो भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को प्रकाशित हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय, लेखपाल में आया हुआ प्रश्न, कौन था वायसराय भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो ये था लॉर्ड लिनलिथगो। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। अब बात करते हैं कुछ गवर्नर की।
तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ से एक न एक प्रश्न जरूर आएगा। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। तो ये याद रखना है, गवर्नर की बात की जाए तो लॉर्ड क्लाइव और गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वॉरेन हेस्टिंग्स। अब बात करते हैं भारत का प्रथम वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो अंतिम अंग्रेज कौन था? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? सी राजगोपालाचारी। अब बात करते हैं राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम से प्राप्त होती है। अब बात करते हैं पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया? तो ये 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। तो सबसे पहले राष्ट्रगान कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को। और बात करते हैं राष्ट्रगीत वंदे मातरम की, तो ये इसको कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया। और इन दोनों को यानी कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया? तो इसको 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत कर लिया गया। अब बात करते हैं, ये दो प्रश्न रह गए थे। राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहता था? तो ये बिंबिसार के दरबार में रहता था और ये बुद्ध का क्या था? ये बुद्ध का निजी वैद्य था। जो महात्मा बुद्ध थे ये उनका निजी वैद्य थे। कौन? राजवैद्य जीवक। अब बात करते हैं ये अष्टदिग्गज, ये किसके दरबार में थे? तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय प्रथम के दरबार में थे। और नवरत्न की बात की जाए तो ये अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। और अष्टप्रधान की बात की जाए तो ये शिवाजी के दरबार में थे। तो दोस्तों ये थी भारतीय इतिहास की संपूर्ण क्लास। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही ये भी सफलता को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।